तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे आपके साथ क्लास वर्क एक्सरसाइज 5 का डिस्कशन करेंगे। और क्लास वर्क एक्सरसाइज 5 जो होगी वो बेसिकली डिपेंड है लोकेशन ऑफ रूट्स पे। तो रूट्स की लोकेशन ये आपके लिए एकदम नया शब्द होगा। तो बच्चों आपके पास लिखा है यहाँ पे क्लास वर्क एक्सरसाइज 5 में कि आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन गिवन है, तो ये इक्वेशन आप लिख लीजिए और इस इक्वेशन से रिलेटेड कई सारे केसेस आपको करने पड़ेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है उसको ध्यान से पढ़िए और मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि फर्स्ट पार्ट को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको बच्चों यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर भी साथ में मैच करना है, तो क्वेश्चन को कंप्लीट करते ही आप आंसर भी जरूर मैच करें। तो बच्चों आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए माइनस 5x प्लस 4a इक्वल टू 0। इतना देखने के बाद बच्चों आपको ये जरूर समझ में आता होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 4a इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। अपोजिट साइन का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक रूट पॉजिटिव हो तो दूसरा रूट नेगेटिव हो, ये इसका मतलब है। अब बच्चों हमें करना क्या होगा, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार ये अपोजिट साइन का पूरा मतलब हम किस तरह से यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं, ये सबसे पहले हम देखते हैं। इसके लिए बच्चों यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिसाइड करके बताता है कि ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला होगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा है। बेसिकली बच्चों हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस टाइप से आप कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। और उसमें सबसे पहले आप चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको बेसिकली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों इसको जो है ये वाला ए ना समझिए, ये वाला ए और वो वाला ए अलग अलग है। अभी तो हम सिर्फ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होता है। और ये कह रहा है कि इसके रूट्स हो लेकिन वो रूट्स अपोजिट साइड के हो। और बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स होते हैं तो वो रूट्स उसके एक्स एक्सिस पे ही लाई करते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ही वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो बच्चों यहाँ पर एक रूट यहाँ हो सकता है, एक रूट अगर यहाँ पर होगा तभी आपके रूट्स अपोजिट साइन में होंगे। यानी आपका यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से बन करके तैयार होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे तैयार हुआ। लेकिन अगर बच्चों यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिसाइडेबल नहीं होता, वहां पे भी कोई वेरिएबल होता, तो आप कहते हैं कि भाई अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो भी रूट्स अगर हमको अपोजिट साइन के चाहिए तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। अब बच्चों हमको यहाँ पर चेक करनी होती है कि हम ऐसी कौन सी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस लगाएं ताकि हमारे पास जो रूट्स हैं वो अपोजिट साइन के क्रिएट हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये टेबल एक बना करके दी गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये टेबल है। ये टेबल आपको पूरी तरह से काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो याद रखिएगा ये टेबल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, लेकिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ज्यादा इसमें आपको हेल्प नहीं मिलेगी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं बिना इस टेबल की हेल्प लेके। तो सबसे पहले लिखा है कि जो रूट्स है वो आपके अपोजिट साइड के। अब बच्चों अगर ध्यान दो कि यहाँ पर अपोजिट साइड के रूट्स जब होंगे तो आपके पास एक पॉइंट ऐसा होगा जो 100% उन रूट्स के बीच में लाई करेगा, और वो होगा पॉइंट x इक्वल टू 0। वो पॉइंट कौन सा होगा, x इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ये बात 100% यहाँ पे सोचने के लिए मिलेगी कि x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। कब, जब a पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो बच्चों, जब a पॉजिटिव है तो x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और जब बच्चों a जब नेगेटिव है तो x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। कब, जब a नेगेटिव है तो x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो बच्चों आप कहोगे कि सर ये दोनों केसेस संभव है, पहला केस भी हो सकता है, दूसरा केस भी हो सकता है, और ये दोनों केस आपको बयां करके बता रहे हैं कि भाई
यहाँ पे रूट्स अपोजिट साइन के होंगे तो कुछ इस तरह से होने वाला है। अब बच्चों एक मेथड तो ये हो गया कि आप पहले वाले केस को सॉल्व करो, है ना, दूसरे वाले केस को सॉल्व करो और दोनों का यूनियन लो, क्योंकि दोनों ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि हम दोनों केस के कॉम्बिनेशन से एक नया केस क्रिएट कर लें जो दोनों केसेस को सेटिस्फाई करे। तुम कहोगे हाँ सर, ये ज्यादा आसान तरीका होगा, क्योंकि सर अगर हम दो केसेस को सॉल्व करेंगे तो दो केसेस को सॉल्व करने में समय काफी ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम दोनों केसेस को कंबाइन करके एक नया केस क्रिएट कर लेते हैं। तो वो नया केस क्या होगा, तुम कहोगे सर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दूसरे केस में भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। बच्चों अगर एक क्वांटिटी पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, अगर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो बच्चों अगर हम इन दोनों केसेस को आपस में कंबाइन कर दें, अगर हम इन दोनों केसेस को क्या कर दें, आपस में कंबाइन कर दें, तो हम सिर्फ एक रिजल्ट को ही सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज a इंटू एफ जीरो क्या हो जाए, लेस देन जीरो। यानी कि आपका जो a इंटू एफ जीरो है वो आपका क्या हो जाए, लेस देन जीरो आ जाए। ये दोनों केसेस को कवर कर देगा हमेशा के। तो हमें दोनों केसेस को सॉल्व करके उनका यूनियन नहीं लेना है, उससे आपका समय लग जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप ये कहेंगे कि a इंटू एफ जीरो का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन जीरो। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई मेथड नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया कि भैया आप इस केस को सॉल्व करो, इस केस को सॉल्व करो। पहले तो सॉल्व करने का मेथड देखो, जब आप केस नंबर 1 को सॉल्व करोगे तो दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालो, फिर इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स लो, उसके बाद दोनों का यूनियन लो। ये तो हो गया बच्चों मेथड नंबर 1। लेकिन अगर हम दोनों केसेस को कंबाइन करते हैं तो बच्चों आपको सिर्फ एक ही केस सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, वो होगा a इंटू एफ जीरो का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो है। तो बच्चों आप अपने दिमाग में, अगर आप नए नए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी आप क्या करिए, एक अपने दिमाग में एक कंडीशन क्रिएट कर दीजिए कि कभी भी रूट्स अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो आपके पास अपोजिट साइन होने पर एक रूट आपका इधर दिखाई देगा, एक रूट इधर दिखाई देगा, चाहे आप दोनों में से कोई भी केस कंसिडर करो, लेकिन उनके बीच में एक पॉइंट आपका वेल नोन हो जाता है, वो होता है x इक्वल टू जीरो। और x इक्वल टू जीरो इसका एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। और बच्चों कई बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आपने इसी एक केस से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता था कि सर रूट्स दोनों इक्वल हो। हमने कहा रूट्स दोनों इक्वल होंगे तो फिर वो अपोजिट साइन के कैसे हो सकते हैं, तब तो वहां पे x इक्वल टू जीरो का भी खेल नहीं आएगा। तो ये केस बच्चों नेग्लेक्ट हो गया। तो आप कहोगे रूट्स नॉन रियल, हमने कहा बेटा नॉन रियल रूट्स होंगे तो ग्राफ जो है एक्स एक्सेस को कट ही नहीं करेगा, ग्राफ बिना कट और टच के ऊपर से ही निकल जाएगा। तो वहां पे भी आपके पास जब रूट्स ही नहीं होंगे तो फिर आप चर्चा किसकी करोगे। तो सबसे पहली बात, काफी बच्चे इन केसेस को अपने दिमाग में रिकॉल करते हैं और सारे ये केसेस एक एक करके नेग्लेक्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई रूट्स तो होंगे तभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसा होगा। ध्यान से देखिए, तभी ध्यान से आपके पास a इंटू एफ जीरो का प्रोडक्ट कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा। तो बच्चों ये वाला केस ऑटोमेटिक आपको बयां करता है कि भाई कि आपको अलग से ये बताने की जरूरत नहीं है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। आपको ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि इस केस को अलग से फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि बच्चों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो को आप अलग से सॉल्व नहीं करेंगे, वो इस केस के लिए अंडरस्टूड है। क्योंकि बच्चों डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो क्या बताता है कि जो रूट्स हैं वो आपके क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। और a इंटू एफ जीरो का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, ये क्या आपको बताता है, ये आपको बताता है कि रूट्स अपोजिट साइन के। तो बच्चों रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो मतलब ये बात तो ऑब्वियस सी बात हो गई नहीं कि दो रूट्स होंगे, उसके अंदर ऑटोमेटिक क्या है, दो रूट्स हैं, तभी तो दोनों अपोजिट साइन के। यानी आप अलग से कंडीशन नहीं सॉल्व करोगे कि डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, आप सिर्फ एक ही कंडीशन सॉल्व करोगे, वो होगा a इंटू एफ जीरो का जो प्रोडक्ट होगा वो लेस देन जीरो होगा। तो सारे बच्चे इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, और अगर किसी बच्चे को कुछ भी ना समझ में आए तो सिर्फ एक ही काम करें कि कभी भी लिखा हो
कि रूट्स अपोजिट साइन के हैं तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि a इंटू एफ जीरो का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। अब बच्चों यहाँ पे a क्या है, तुम कहोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो तो 1 होता है। हमने कहा एफ जीरो क्या है, तुम कहोगे सर इस पूरी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 4a बचेगा लेस देन 0। ध्यान से सभी लोग समझ पा रहे हैं? ये जो बच्चों आपके पास इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, उसमें अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ क्या निकल के आएगा, f 4a ही तो आएगा। तो बच्चों यहां से आ जाएगा 4a लेस देन 0, और 4a लेस देन 0 का मतलब a लेस देन 0, और a लेस देन 0 का मतलब अगर आप इसको नंबर लाइन में भी देखेंगे, जिन बच्चों ने वेवी कर्व पैटर्न ही नहीं पढ़ा है, तो नंबर लाइन ये कहती है कि सबसे पहले भाई 0 से छोटा का मतलब क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से 0, और 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, 0 से प्लस इंफिनिटी। दैट मीन्स बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 0। ये बच्चों इसका फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चे पहली बार भी देख रहे होंगे तो उनको भी ये केस ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहली बार देखने से लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने अभी फर्स्ट पार्ट को ही कंप्लीट किया है, और फर्स्ट पार्ट का अगर आप अपनी बुक से भी आंसर मैच करेंगे तो वो माइनस इंफिनिटी से 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे आओ ज्ञान बढ़ाए की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न बच्चों क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। दूसरा प्रश्न बच्चों, दूसरा प्रश्न सेम इक्वेशन के लिए है और ये उसका सब पार्ट है। उसमें लिखा है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे तो फिर से आ गया कि रूट्स अपोजिट साइन के, तो सर इक्वेशन तो हमारी बार बार वही रहेगी। तो सर इक्वेशन को तो हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बार बार वही इक्वेशन आपको यूज करनी है, तो इक्वेशन को सर हम क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। तो ये इक्वेशन बच्चों हमने यहाँ पे कॉपी कर ली है दोबारा। हाँ बच्चों क्या कहा गया है इस इक्वेशन के लिए, कहा गया है जो रूट्स है वो आपके इक्वल है बट अपोजिट साइन के। तो तुम इतना तो देख के खुश हो गए कि यार पहले किससे मैच कर रहा है कि रूट्स अपोजिट साइन के। तो कंडीशन क्या होती है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उसके रूट्स भैया अपोजिट साइन के हैं तो आप डायरेक्टली लिखा करो कि a इंटू एफ जीरो का प्रोडक्ट क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ये बात तो तय हो गई, ये सभी बच्चों ने सीख लिया। लेकिन बच्चों इसमें ये वाली कंडीशन शामिल नहीं हुई कि रूट्स का मैग्नीट्यूड भी क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल का मतलब बच्चों एक अल्फा है तो दूसरा भी क्या है, अल्फा है। समझे, बस उनके साइन अपोजिट है। इसका मतलब एक अल्फा यहां पर है तो दूसरा माइनस अल्फा यहां पर। समझ में आई मेरी बात? तो बच्चों अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव मान के ही चले तो आपका ऐसा कुछ केस बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ सॉल्व करोगे a इंटू एफ जीरो लेस देन 0 तो उससे इस बात की तो पुष्टि हो जाती है कि रूट्स अपोजिट साइड के, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं होती कि रूट्स जो है उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तुम कहोगे सर इसके लिए आपको एक बात इसमें और ऐड करनी पड़ेगी, अगर उनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो सर जो सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, बताइए भैया। अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। भाई मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसमें हम साइन नहीं लगाते। भाई अगर आप किसी भी रूट का मैग्नीट्यूड लेते हैं, चाहे वो रूट माइनस अल्फा हो चाहे वो अल्फा, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, सिर्फ उस वैल्यू को बाहर निकाला जाता है। समझ में है? क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड होता है और मॉड माइनस साइन को खा जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन उनका अपोजिट है, जिसकी वजह से अगर हम उनका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो बच्चों आपको एक कंडीशन इसमें और याद रखनी पड़ेगी कि जो सम ऑफ रूट्स होगा वो इक्वल टू 0। आप इन दोनों को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन लेंगे तभी पूरी कंडीशन कंप्लीट होगी, यानी कि रूट्स अपोजिट साइन के भी हो और सम ऑफ रूट्स क्या हो, इक्वल टू 0 भी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो तुमने कहोगे सर फर्स्ट वाले केस को तो मैंने ऊपर सॉल्व कर रखा था। फर्स्ट वाले केस को जब सर ऊपर सॉल्व किया था तो वहां से आपके पास ए आंसर आया था माइनस इंफिनिटी से 0। सर दूसरा वाला केस सॉल्व करते हैं, सम ऑफ रूट्स बच्चों आपने बताया कि माइनस बी बाई ए होता है।
तो बच्चों माइनस बी, बी क्या है बच्चों, आपका खुद है माइनस टाइम्स ए माइनस 5। तो जब आप माइनस बी करोगे तो सिर्फ ए माइनस 5 अपॉन माइनस बी बाई ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसको बच्चों आप सम ऑफ रूट्स को 0 कर दोगे तो ए आपका 5 आ जाएगा। तो हमने कहा बेटा अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन, तुम कहोगे सर अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। हमने कहा बेटा इंटरसेक्शन नहीं समझते हो तो कॉमन एलिमेंट्स मतलब होता है। मतलब एक रीजन आपने क्या निकाला है, एक रीजन आपने निकाला है माइनस इंफिनिटी से जीरो, जिसमें जीरो शामिल नहीं है, इसलिए उसके ऊपर सर्किल बना दिया। और दूसरा केस आपने क्या निकाला है, ए इज इक्वल टू 5। तो हमने क्या कहा कि इन दोनों में क्या कोई कॉमन एलिमेंट है, तुम कहोगे सर नहीं है, दोनों में ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि ए इक्वल टू 5 माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो दैट्स मीन्स जब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नल सेट, मतलब 5, या आप उसको लिख सकते हो नो सॉल्यूशन, यानी ये केस एग्जिस्ट नहीं करता कि सम ऑफ रूट्स भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में आया। तो बच्चों 5 भी आप लिख सकते हैं, नल सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से पहले दो पार्ट मैंने काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद बच्चों हम लोग थर्ड वाले केस की तरफ चलते हैं, और बच्चों बहुत ही जल्दी आपके पास उस टेबल को हम यूज करेंगे। तो जैसे जिन बच्चों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वो टेबल को यूज करके अपने केसेस को जल्दी जल्दी सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। ये बच्चों तीसरा वाला केस है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। और तीसरे वाले केस के लिए मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा उतार देता हूँ। ये बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बार बार चर्चा हो रही है, तो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपके सामने मैंने दोबारा उतार दिया। ये बच्चों आ गए। चलो बच्चों, तो बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से सेम है, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है कि दोनों रूट्स क्या हो, पॉजिटिव। तो बच्चों यहाँ पर अब आपके पास फाइनली केस आ गया है कि आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले बच्चों हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंसिडर करते हैं, उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। भाई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है कि भाई दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव क्या हो, दोनों रूट्स पॉजिटिव हो, इसका मतलब जीरो से बड़े। अब बच्चों सबसे पहले दोनों रूट्स पॉजिटिव का मतलब अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि दोनों रूट्स किससे बड़े हैं, जीरो से, ठीक है। तो बच्चों अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और आपने उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव मान रखा है, तो ऐसे केस में आप दोनों रूट्स पॉजिटिव करने के लिए ग्राफ को इस तरह से ही बनाएंगे, बनाएंगे ना। लेकिन अगर आपने सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव कर रखा है, तब आप ग्राफ इस तरह भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों दोनों केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि भाई रूट्स यहाँ पे भी बच्चों पॉजिटिव है और रूट्स बच्चों यहाँ पे भी पॉजिटिव। अब तुम कहोगे कि सर ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो यानी कि आपका केस नंबर 1 से ही काम चल जाएगा। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हमको ये सोचना होगा कि हम कौन से केसेस को सॉल्व करें ताकि हमारे दोनों केसेस हमेशा के लिए कवर हो जाए और हमारे पास कभी भी बोथ रूट पॉजिटिव लिखा हो और हम उन कंडीशंस को लगा दें। तो बच्चों आपके लिए बहुत आसान सा काम है, आपको ये टेबल मैंने ऑलरेडी आपको बना करके दे दी है। ये टेबल आपकी हमेशा हेल्पफुल रहेगी, और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप सिर्फ हेडिंग से ही पढ़ेंगे और आपको केसेस समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखा है दोनों रूट्स पॉजिटिव। तो दोनों रूट्स पॉजिटिव का मतलब सबसे पहली बात ये होती है कि बच्चों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे तो हो सकता है वो दोनों इक्वल रूट्स भी हो सकता है वो दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स भी हो। इक्वल रूट्स भी बच्चों दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर इक्वल रूट्स पॉजिटिव होंगे तो बच्चों ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे बच्चों यही रूट आपका अल्फा हो जाएगा, यही रूट बीटा हो जाएगा। और रूट अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो भी वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो बच्चों कंपलसरी बात ये है कि सबसे पहले हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो
रूट्स एग्जिस्ट करें, चाहे वो इक्वल हो चाहे वो डिस्टिंक्ट हो, इसका मतलब पहला केस होगा डी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये दोनों केसेस के, चाहे वो पहला केस हो चाहे वो दूसरा केस हो। उसके बाद बच्चों आप पहले केस को देखो चाहे दूसरे केस को देखोगे तो आपको एक बात नजर आएगी, ये होता है वर्टेक्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d/4a। ये बच्चों किसी भी पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। अगर आपने याद नहीं किए तो आप इसको धीरे धीरे याद करिए, ठीक है? ये बेटा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम इस वर्टेक्स तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले हम एक्स में कितना चलेंगे, -b/2a, और वाई में कितना चलेंगे, -d/4a, तब जाकर हम इस वर्टेक्स तक पहुंच पाएंगे। सेम कहानी बच्चों यहाँ पे भी है। पहले हम x में कितना चलेंगे, -b/2a, फिर हम y में कितना चलेंगे, -d/4a, तब हम जाकर के कहां पहुंच पाएंगे, इसके वर्टेक्स तक पहुंच जाए। अब बच्चों दोनों केसेस में अगर आप कह रहे हैं कि रूट्स आपके पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होने के लिए आपको ये बात दिखाई देनी चाहिए कि वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ रही? भाई वर्टेक्स कहां लाई करेगा, ओरिजिन के राइट हैंड साइड, चाहे केस नंबर 1 हो चाहे केस नंबर 2 हो। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरा केस, तुम कहोगे सर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि दोनों रूट 0 से पड़े, तो सर 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने कहा यहां पर f0 की वैल्यू क्या है, यहां पर f0 की वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव। तो आप उस बात को लिखिए कि f0 की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। हमने कहा यहां पर बताओ, कहोगे सर यहां पे भी सारे वही केस काम कर रहे हैं, d ग्रेटर इक्वल टू 0, -b/2a ग्रेटर देन 0। सर लेकिन यहां पर एक काम गड़बड़ा हो गया कि 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव है। क्या है सर, नेगेटिव है। तो सर ये दोनों केसेस तो आपको अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर इनका यूनियन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों केस एग्जिस्ट कर सकते। हमने कहा नहीं, हम पहले की तरह जैसे रूट्स जब अपोजिट साइड के थे बिल्कुल उसी तरह दिमाग लगाएंगे कि बेटा f0 पॉजिटिव है, वो कब पॉजिटिव है, जब a भी पॉजिटिव है। f0 नेगेटिव है तो वो कब नेगेटिव है, जब a भी क्या है, नेगेटिव है। तो बच्चों दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और अगर हम दो नेगेटिव क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो बच्चों आप काम ये करिए कि दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, a इंटू f0 का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि अगर हम इन दोनों केसेस को आपस में कंबाइन करें, ठीक है, कौन से दोनों केसेस, एक बच्चों ये वाला केस और एक ये वाला केस, अगर हम दोनों केसेस को आपस में कंबाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि भैया कि इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो कि a इंटू f0 का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि बच्चों अगर आप सेकंड केस देखेंगे तो सेकंड केस में ये भी कंडीशन फर्स्ट केस जैसी है, ये भी कंडीशन फर्स्ट केस जैसी है, लेकिन ये दोनों कंडीशंस जो है ये आपको बता रही हैं कि भैया अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो a इंटू f0 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पे भी इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो a इंटू f0 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों थर्ड वाली कंडीशन ही वो दोनों केसेस को अलग कर रही थी, तो मैंने थर्ड वाली कंडीशन को कंबाइन करके एक नई कंडीशन बना दी, और वो जो नई कंडीशन होगी वो दोनों के लिए ट्रू हो जाएगा। दोनों के लिए ट्रू होगी, क्या ये बात सब समझते हैं? तो बच्चों कंडीशन क्या होगी, वो होगी a, ध्यान से देखिएगा, a इंटू f0 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और इसके लिए भी a इंटू f0 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद आप दुनिया में हमेशा के लिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई रूट्स आपके क्या है, पॉजिटिव है, दोनों रूट्स पॉजिटिव, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, ऐसे केस में बच्चों आप इन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर ये वाली जो कंडीशन होगी वो दोनों केसेस को कवर करती है। किसको कवर करती है, दोनों केसेस को कवर करती है, और आपका आंसर
सक्सेसफुली आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसको बॉक्स में बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट वेट। ये बच्चों कंडीशन आपको याद रखनी होगी। ये कंडीशन किसके लिए है? जब दोनों रूट्स आपके क्या हो बच्चों? पॉजिटिव। क्या हो? पॉजिटिव। ठीक, तो आई थिंक बच्चों चाहे पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो, दोनों के लिए कंडीशन कॉमन रहेगी। और ये बताता है कि कंडीशन तभी एग्जिस्ट करती जब आपके दोनों रूट्स क्या हो? पॉजिटिव। तो बच्चों इनको सॉल्व भी करना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बच्चों सॉल्विंग का काम हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, सॉल्विंग का काम थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा लिख लीजिए। ये बच्चों आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी। अब इसमें मैं एक एक करके सारे केसेस आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लिखेंगे, ये बच्चों आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह 1 है और सी की जगह 4 है। क्या होना चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे सब लोग ईमानदारी के साथ। ये क्या आएगा? माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी कि 2 5 जा 10, यानी कि 10a हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आगे माइनस का 16a ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको बच्चों सॉल्व करिए। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस का 26a प्लस का 25 ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसको बच्चों अभी भी सॉल्व करेंगे। 25 बन जा 25, तो आप फैक्टर डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप लिखोगे माइनस का 25 और माइनस का 1, है ना? तो बच्चों डायरेक्टली आपने इस पे फैक्टर कर दिया। अब बच्चों वेवी कर पैटर्न नहीं पता है तो आप धीरे धीरे पहले वाले लेक्चर की हेल्प से सीख जाएंगे। तो जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको जीरो करते हैं तो वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं। तो पहले वाले को जीरो करेंगे तो 25 आएगा, दूसरे वाले को जीरो करेंगे तो 1 आएगा। तो नंबर लाइन में पहले छोटा नंबर आता है फिर बड़ा नंबर आता है। वेवी कर पैटर्न ये कहता है कि आपको एक वेव क्रिएट करनी है, तो आपने एक वेव क्रिएट कर दी। जहां पे प्लस होता है वो ग्रेटर देन 0 के लिए होता है, जहां पे माइनस होता है वो लेस देन 0 के लिए होता है। इसके बाद बच्चों ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिखा है तो इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो ये इक्वल टू 0 एक्सप्रेशन कब हो सकता है? जब आप ए को 25 ले लें तो भी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए को 1 ले लें तो भी ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों इस केस का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 25 से इंफिनिटी। ये बच्चों तब आपने निकाला जब क्या है? डी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब बच्चों हम वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, माइनस बी बाई 2 है। रेजी हो जाइए। तो बी पर जब माइनस लगाएंगे तो माइनस पहले से ही है, बी ए बन जाएगा अपॉन 2a। 2a, ए तो 1 है, ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो पॉजिटिव नंबर का इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ से आ जाएगा a ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स a बिलोंग टू, उसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 से इंफिनिटी। उसके बाद a इंटू एफ जीरो का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। बच्चों यहाँ पे a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि 1 है, a इंटू एफ जीरो। बच्चों एफ जीरो की जगह क्या है? 4a है, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया है। तो ये पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स a पॉजिटिव हो जाएगा। और a पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि a बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी। ये भी आपने ऊपर सॉल्व भी किया था ना कि a बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी। वहां पे शायद लेस देन 0 था, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। तो आपका आ जाएगा a इंटू एफ जीरो, दैट मीन्स 1 इंटू 4a। ठीक है, ग्रेटर देन 0 तो a आएगा आपका 0 से इंफिनिटी। अब बच्चों आपको इन तीनों केसेस का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना बच्चों अभी भी नहीं आता है तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका सिखाया है कि आप नंबर लाइन बना लिया करो, उससे आपको इंटरसेक्शन दिखने लगेगा। हाँ चलिए, सबसे पहला केस क्या है उसको मार्क करते हैं। ये बच्चों पहला केस था माइनस इन्फिनिटी से 1, 25 से इन्फिनिटी। दूसरा केस क्या है बच्चों? 5 से इन्फिनिटी। तो 5 कहाँ आएगा बच्चों? 1 के बाद ही आएगा, इसको ओपन ब्रैकेट है, तो 5 से इन्फिनिटी। दूसरा केस क्या था बच्चों? 0 से इन्फिनिटी। तो 0 कहाँ आएगा? 1 से पहले ही आएगा, ओपन ब्रैकेट है, तो 0 से इन्फिनिटी।
तो बच्चों अगर हम इनका कॉमन रीजन लेंगे तो कॉमन रीजन पता है आपको दिख रहा होगा कि बच्चों कॉमन रीजन जो है वो 25 को इंक्लूड करके 25 के बाद ही है। तो आप पे एक फुल एंड फाइनल आंसर आ गया इस केस का कि भैया दोनों रूट्स पॉजिटिव तभी होंगे जब आपका एक के इंटरवल से बिलोंग करे 25 से इन्फिनिटी। ये बात सारे बच्चों को समझ में आनी चाहिए भाई। तो बच्चों अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिया कि जब आपके दोनों रूट्स पॉजिटिव हो, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो बच्चों आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों अब हम पेज एक और क्रिएट कर लेते हैं। ये पेज फाइनली हमने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग कहते हैं बच्चों एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। सारे बच्चे ध्यान देंगे, हम आ चुके हैं एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। तो तुम कहोगे सर है तो ये वही केस, क्योंकि बच्चों आपको कई बार बताया है कि जब मैं कहता हूं कि जा करके बेटा समोसे ले आ, तो आप कहते हो सर कितने समोसे ले आए। तो हम देखते हैं कि 4 लोग बैठे हैं तो हम कहते हैं बेटा कम से कम 4 समोसे तो ले ही आना। अब कम से कम 4 समोसे क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया हम ये मान के चलते हो सकता है कोई 2 समोसे भी खाएगा तो काम चल जाएगा। तो कम से कम का मतलब आप 4 तो लाएंगे ही, उससे कम नहीं लाएंगे। हाँ 4 से ज्यादा समोसे जरूर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। इस केस को समझने की पूरी कोशिश करिएगा क्योंकि ये केस अभी थर्ड केस जैसा ही है। तो बच्चों क्या लिखा है कि एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स दैट मीन्स अगर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के चलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें लिखा है एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। तो बच्चों मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही वाली ले लेता हूँ जो आपकी ओरिजिनल है, उसको फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बदल रही है, सिर्फ केसेस आपकी चर्चा चल रही है। तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपकी दोबारा पिकअप कर ली है, ये ठीक। चलो क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, कम से कम एक रूट पॉजिटिव। तो तुम कहोगे ठीक है सर कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो, इसका मतलब एक पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों भाई, एक पॉजिटिव भी हो सकता है और एक नेगेटिव भी हो सकता है। भाई कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो तो एक रूट पॉजिटिव है दोस्त, तो एक रूट पॉजिटिव हो गया तो दूसरे को फिर क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तुम कहोगे सर एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव का मतलब ये भी तो हुआ कि भाई कम से कम 4 समोसे लेके आना, इसका मतलब आप 4 से ज्यादा भी तो ला सकते हो। इसका मतलब कम से कम एक रूट पॉजिटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव कर लिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि दोनों ही रूट्स पॉजिटिव, अगर दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे तो आपका ये केस बन जाएगा। और दोनों रूट्स पॉजिटिव के लिए बच्चों अभी आपने कंडीशन लिखी थी कि भाई डी ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाना है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और a इंटू एफ जीरो का जो प्रोडक्ट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ये आपने अभी सॉल्व किया है और सॉल्व करके आपने इसका आंसर भी निकाला कि a बिलोंग टू 25 से इंफिनिटी, निकाला था ना। और बच्चों कम से कम एक रूट पॉजिटिव हो, दैट मींस एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो आपने इस वाले केस को भी सॉल्व किया है। इस वाले केस का मतलब होता है कि दोनों रूट्स अपोजिट साइन किए हैं। तो आपने इस केस को भी सॉल्व किया था। ओवरऑल आपने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट मींस ए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर केस में ए इंटू एफ जीरो का जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है बच्चों, यहाँ पे बच्चों ए अगर पॉजिटिव आप देख रहे हो तो एफ जीरो पर वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो ए इंटू एफ जीरो का प्रोडक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, अगर दोनों रूट्स कैसे हो, अपोजिट साइड के, है ना। तो ये पॉजिटिव एफ जीरो नेगेटिव, एक पॉजिटिव क्वांटिटी को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो बच्चों आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ, हमने कहा बेटा इसका मतलब ये हुआ कि पहले केस को सॉल्व करो, दूसरे केस को सॉल्व करो और दोनों का क्या ले लो, यूनियन। क्योंकि बच्चों पहला केस भी एग्जिस्ट कर सकता है और दूसरा केस भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो तुम कहोगे सर पहले वाले केस का आंसर सर आपने बताया था, उसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आपने पहला केस पूरा सॉल्व करके दिया था और वो था आंसर उसमें माइनस इंफिनिटी से 0। क्या आंसर था, ए था आपका माइनस इंफिनिटी से 0, यही तो आंसर था। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, इन दोनों केसेस का यूनियन लेंगे। तो कहोगे सर इंटरसेक्शन तो लेना नहीं,
यूनियन लेना है। तो सर यूनियन तो सीधा सीधा ऐसे ही लिख सकते हैं कि भाई इसका आंसर बना कि ए बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 25 से इन्फिनिटी। हो गया क्वेश्चन, कितना आसान। बस बच्चों एटलीस्ट लगा करके आपको कंफ्यूज किया गया था, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को करना है अच्छी तरीके से। चलिए भाई, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए रेडी हो जाए। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेबल भी बनी हुई है, आप टेबल की भी जरूरत पड़ने पर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने समझा हुआ है तभी आप केसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। और खुद ही आपने बता दिया कि भाई फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो थर्ड केस और फर्स्ट केस से मिलकर के बनाए, तो डायरेक्टली हम उसको सॉल्व ना करें, इसका यूनियन ले लें। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन करना है, लेकिन बार बार बच्चों हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगी, तो हम उसको बार बार कॉपी करते रहेंगे। ये बच्चों हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करके फाइनली मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा लिखा। क्या लिखा है बच्चों? वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 3। बच्चों हम लोग इसकी चर्चा से पहले आपके पास टेबल पे वापस लौट के आते। बोथ रूट्स पॉजिटिव वाला केस कर लिया है। तो बच्चों जब बोथ रूट्स आपने पॉजिटिव वाला केस किया था, तो आप एक बात उसमें समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने इस वाले केस को, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, मैंने इस वाले केस को ऐसे नहीं लिखा था, मैंने इस वाले केस को क्या लिखा था कि a इंटू F0 का जो प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। मैंने इसकी जगह बच्चों ये लिखा हुआ था, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसकी जगह ये लिखा हुआ था। तो आप देखना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, बोथ रूट्स और पॉजिटिव की कंडीशन मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने a इंटू F0 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 लिखा था। चलिए बच्चों, अब बच्चों क्या लिखा है आपके पास? अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा है वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 3। देखो यहाँ पे कंपेयर करो, क्या आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है? कहोगे सर नजर आ गया, ये लास्ट वाला केस है। लिखा है वन रूट इज ग्रेटर देन e एंड अदर रूट इज लेस देन d। तो बच्चों इसको सॉल्व करना काफी आसान होता है। तो आप सीधा से लिखोगे कि वहां पे 3 और 2 का डिस्कशन किया गया है, तो तुम लिखोगे a इंटू F3 भी लेस देन 0 होगा और a इंटू F2 भी लेस देन 0 होगा। और एंड का मतलब आप इन दोनों का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। और का मतलब बच्चों यूनियन होता है, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो बच्चों अगर आप चर्चा समझ गए हो तो पहले इसको हम लोग वर्कआउट करते हैं कि ये केस ऐसे क्यों बना। चलिए बच्चों, सबसे पहले बच्चों अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तभी बच्चों वो अलग अलग है। मतलब इस ये ऑब्वियस सी बात है कि इस क्वेश्चन की चर्चा हो ही तब रही है जब रूट्स आपके डिस्टिंक्ट है कि नहीं है? क्यों भाई, ये बात तो सबको समझ में आ गई कि भैया d ग्रेटर देन 0 तो ऑटोमेटिक ही है। तो चलिए बच्चों, वन रूट इज स्मॉलर देन 2 एंड अदर रूट इज ग्रेटर देन 3। तो तुम कहोगे सर हम लोग एक बार इसका डिस्कशन पूरा कर लेते हैं, दोनों केसेस बना के एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर के, क्योंकि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों अगर हमने एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर ली और उसमें मान लिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। और यहां मान लिया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। तो बच्चों ऐसे केस में आपके पास एक रूट आपको 2 से छोटा दिखाना है, एक रूट 3 से बड़ा दिखाना है। तो बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा? कहोगे सर ग्राफ तो ऐसे बनेगा। हमने कहा इस केस में ग्राफ कैसे बनेगा? कहोगे इस केस में सर ग्राफ ऐसे बनेगा। दोबारा बना लेते हैं क्योंकि वो 3 से पास करने लग गया है। 3 हमारा रूट नहीं है, एक हमारा रूट क्या है? 2 से छोटा है और एक 3 से बड़ा है। तो ग्राफ बच्चों इस तरह से हो सकता है, एक रूट यहां हो सकता है, दूसरा रूट यहां हो सकता है। ये बात तो बच्चों तय है कि ये दोनों रूट्स अलग अलग होने चाहिए, तभी ये चर्चा स्टार्ट हुई है। इसका मतलब रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये कंडीशन ऑटोमेटिक बता रही है कि भैया तुम कुछ भी सॉल्व करोगे तो d ग्रेटर देन 0 तो है कि नहीं? तो d ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करने की जरूरत है कि नहीं, वो भी अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए,
कि यहाँ पर हमारे पास डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है? डिटरमाइनिंग फैक्टर है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, क्योंकि वही आपको दिखाई दे रहे हैं अभी इसमें। तो हमने कहा 2 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे नेगेटिव है। 3 पर इसकी वैल्यू क्या है, तुमने कहा नेगेटिव है। तब जब a क्या है, पॉजिटिव। तो तुमने कहा कि ठीक है सर, पहला केस अभी हम आपका समझे हैं, लेकिन सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिटरमाइनिंग फैक्टर उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है, उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन सर यहाँ पे डिटर्मिनेंट यानी कि डिस्क्रिमिनेंट पर आपने चर्चा अभी बताई थी कि भाई डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 है ही, तभी ये सारी चर्चा चल रही है ऑटोमेटिक। लेकिन सर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमने कहा बेटा वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को हम नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे लाई करेगा, किसके बीच में लाई करेगा, ये हम नहीं बता सकते, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। समझ रहे हो? वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट पे हम कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों ग्राफ का मुंह बड़ा भी हो सकता है, ग्राफ का मुंह छोटा भी हो सकता है। तो हम ये नहीं बता सकते कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट 2 से 3 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ग्राफ की शेप कभी भी बदल सकती है। तो हम वर्टेक्स पे कमिटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जो x इक्वल टू 2 है और जो x इक्वल टू 3 है, उस पर हम कमिटमेंट जरूर कर सकते हैं। हम ये कहेंगे कि भैया F2 पर वैल्यू क्या आ रही है, तुम कहोगे सर पहले वाले केस में F2 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, F3 की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, लेकिन कब? जब आपका A क्या है, पॉजिटिव है। हमने कहा ठीक है। दूसरे केस में 2 पर वैल्यू पॉजिटिव, 3 पर वैल्यू भी पॉजिटिव, तो बच्चों दूसरा केस लिखते हैं। तो दूसरा केस हो गया 2 पर वैल्यू पॉजिटिव, 3 पर वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन कब है? जब A की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तुमने कहा ठीक है सर, ओके। तो हमने कहा बेटा अगर हम इन दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करें और इनका यूनियन तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब आप इस केस को सॉल्व करिए, इंटरसेक्शन लीजिए, इस केस को सॉल्व करिए, इंटरसेक्शन लीजिए, और दोनों का यूनियन लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चों क्या आप इतना पढ़ चुके हैं तो आपको इतना समझ में आता है कोई नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है कि जो दोनों केसेस को कवर करे? तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल है। कहोगे सर दोनों केसेस को अगर आप कंबाइन करते हैं तो एक बात आपको देखने के लिए मिल रही है कि A इंटू F2 का जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव। आप दोनों केसेस में देख लीजिए, A इंटू F2 का प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। सिमिलरली बच्चों आप देख लीजिए कि A इंटू F3 का प्रोडक्ट भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देख लीजिए दोनों केसेस में A इंटू F3 का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात आप समझने की थोड़ी कोशिश करिए, और अगर आपको ये बातें सब टफ लगती हैं तो आपको लेक्चर फिर से दोबारा देखने की जरूरत है। ध्यान से देखिए, A और F3 का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो बच्चों अगर हम इन बातों को सिर्फ लिखते हैं तो ये दोनों बातें दोनों केस को कवर करती है। कौन सी बात? ये वाली बात। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम पहले केस को सॉल्व करें, दूसरे केस को सॉल्व करें, और दोनों का क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, तो हमारे पास वो कंडीशन निकल करके आ जाएगी जिसमें एक रूट 2 से छोटा है और एक रूट 3 से बड़ा है। ये बात बच्चों आपको समझनी पड़ेगी कि हम किस लहजे में कह रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इन वाले केसेस को सॉल्व कर लें तो ये दोनों केसेस को कवर करते हैं, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे ए नेगेटिव हो। और सॉल्व करने के बाद हमें इनका क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना। क्यों? क्योंकि बच्चों हमें कॉमन एलिमेंट्स चाहिए होंगे जिसपे F2 भी नेगेटिव हो और F3 भी नेगेटिव हो। ऐसा केस आप नहीं लेंगे जिसपे F2 नेगेटिव हो गया और F3 नेगेटिव हुआ ही नहीं, तो ऐसे केस में तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, है ना? दोनों केसेस में साइमल्टेनियसली F2 भी नेगेटिव होना चाहिए और A इंटू F3 का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। देखो, A इंटू F2 का प्रोडक्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, A इंटू F3 का प्रोडक्ट भी नेगेटिव होना चाहिए। तुमने कहा ठीक है सर, इसको सॉल्व करते, और कंडीशन हम आपकी समझ गए कि कभी भी एक रूट 2 से छोटा हो 3 से बड़ा हो, यहाँ पे 2 और 3 की जगह कोई और भी नंबर हो सकते हैं, 10 और 12 भी हो सकते हैं। तो आप लिखोगे A इंटू F10 लेस देन 0, A इंटू F12 लेस देन 0, ये बन जाएगा। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, इन केसेस को हम सॉल्व करते हैं, और हमने अगर सही पढ़ाई की तो हमारे ये केस जस्टिफाई यहीं पर हो जाएंगे। चलिए बच्चों, ए तो 1 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 1 है। F2 आप हमको बताएंगे बच्चों।
वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टाइम्स a माइनस 5 प्लस 4a लेस देन 0। सर a इंटू F3, तो ये हमने कहा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लेकिन पहले इसको तुम सॉल्व करो, सब एक साथ ना करो। तो ये हो जाएगा सर माइनस का 2a प्लस का 10 प्लस का 4a लेस देन 0। तो 4a माइनस 2a कितना होगा 2a, और 10 प्लस 4 कितना होगा 14 लेस देन 0। इसका मतलब बच्चों क्या है कि a लेस देन -7, क्योंकि बच्चों अगर आप इसको इक्वल टू 0 करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, यानी कि -7 ही इसका डिटरमाइनिंग फैक्टर है। अगर आप बेबी कर्व पैटर्न से पूरा करना चाहो तो पूरा कर सकते हो। सबसे पहले 2a प्लस 14 को 0 कर देना, वहां से a आ जाएगा -7। उसके बाद a प्लस 7 या a लेस देन -7 एक ही बात है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि a प्लस 7 लेस देन 0, ऐसे भी लिख सकते थे। इसका मतलब बच्चों बेबी कर्व पैटर्न क्या कहता है, इस तरफ प्लस आता है, इस तरफ माइनस आता है, तो जो माइनस होता है वो लेस देन 0 वाला पार्ट होता है। तो मतलब इस केस का आंसर क्या आया बच्चों, आप बताएंगे? -∞ से -7। ये क्या बस सबको समझ में आ गया? अब बच्चों हमको दूसरे केस को सॉल्व करना है। दूसरा केस हमारा क्या है, a इंटू F3 लेस देन 0। सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे F3 क्या होगा। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, माइनस 3 टाइम्स a माइनस 5 हुआ प्लस 4a, ये भी बच्चों क्या है लेस देन 0। सॉल्व करते हैं बच्चों, जल्दी से करिए। 9 माइनस 3 इंटू a 3a माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 प्लस 4a लेस देन 0। तो 4a माइनस 3 कितना आया a, 15 प्लस 9 कितना हुआ 24 लेस देन 0, यही आएगा। इसका मतलब बच्चों a क्या बिलोंग करेगा -∞ से -20। अब बच्चों आपको इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन बच्चों अभी भी लेना नहीं आता है तो आप बार बार नंबर लाइन बनाइए, आपको आंसर खुद समझ में आने लगेगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बताइए बच्चों कौन सा पॉइंट है -7, तो -7 बच्चों मैंने लगा दिया -∞ से -7। -24 कहोगे सर -24 थोड़ा सा पहले होगा, ये रीजन होगा। तो बच्चों जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने पर फाइनल आंसर क्या आएगा, और बच्चों फाइनल आंसर जो है आपके मॉड्यूल से भी मैच कर रहा है, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया -∞ से -20। तो आप जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस तरह से किया गया। तो ये बच्चों अभी आपने जो किया था वो 5th पार्ट था, इसका 5th पार्ट आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। 6th वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आप लोग सब रेडी हो गए 6th वाले पार्ट के लिए? चलिए 6th वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ये बच्चों आपका 6th वाला पार्ट है। 6th वाले पार्ट में क्या लिखा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। जरा टेबल में देखो ऐसा कोई केस है बच्चों, आपने ये वाला केस कवर कर लिया, एक ये वाला केस कवर कर लिया। क्या कह रहा है, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ऐसा लिखा था ना। तो ये कौन सा केस हो गया बच्चों, ये वाला केस हो गया, ठीक है। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, अगर आप केस समझेंगे तो उसमें लिखा है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 या 0 से बड़ा करिए, फिर a इंटू एफ डी, यहाँ पे बच्चों d की जगह 2 है तो a इंटू F2 ग्रेटर देन 0 करो, और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट भी 2 से बड़ा कर दो। अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी, चाहे वो a पॉजिटिव हो चाहे वो a नेगेटिव हो, उसमें क्या होगा, दोनों रूट्स आपके 2 से क्या होंगे, बड़े होंगे। और बच्चों होना भी चाहिए था, क्योंकि बच्चों इसके पहले आपने यही तो सॉल्व किया था कि दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब तब आपने क्या सोचा था कि दोनों रूट्स पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से बड़े। लेकिन बच्चों पॉजिटिव का मतलब यही निकलता है कि दोनों रूट 0 से बड़े। जब आप 0 से बड़े के लिए कंडीशन बना सकते हो तो वही सेम कंडीशन किसके लिए होगी, 2 से बड़े के लिए होगी, क्योंकि वहां 0 से बड़े थे तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 0 ग्रेटर देन 0 था। यहाँ पे 2 से बड़े हैं तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। वहां बच्चों a इंटू F0 ग्रेटर देन 0 था, यहाँ a इंटू FD क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 0 काम कर रहा था और यहाँ पे
2 काम कर रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फाइनली कंप्लीट करते हैं। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6। स्टार्ट करते हैं। तो समझ तो आप काफी कुछ गए हैं, तो उसको फाइनली आप कंप्लीट करने की खुद से भी कोशिश करिए कि भाई दोनों रूट्स क्या है, 2 से बड़े। तो अगर आप किसी भी केस को लेकर के चले, चाहे उसमें ए पॉजिटिव हो चाहे उसमें ए नेगेटिव हो, तो वो जो दोनों रूट्स आपको 2 से बड़े रखने हैं, तो हम 2 से बड़े दोनों रूट्स लेते हैं। तो देखिए एक मैंने रूट यहाँ पे ले लिया, एक रूट यहाँ पे ले लिया, तो दोनों रूट्स बच्चों 100% 2 से बड़े हो गए। बच्चों यहाँ पे भी हो सकते थे दोनों रूट्स 2 से बड़े, ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला हो सकता है। लेकिन आप 100% कह सकते हैं कि भैया वर्टेक्स तक कैसे पहुंचेंगे। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a कॉमा -d/4a। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a कॉमा -d/4a। कैसे पहुंचते बच्चों वर्टेक्स तक? पहले एक्स में चलेंगे इतना, फिर वाई में चलेंगे इतना, फिर एक्स में चलेंगे -b/2a, वाई में चलेंगे -d/4a। तो अब ये बात पक्का कह सकते हैं कि भाई अब की बार कुछ हो चाहे ना हो, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट किससे बड़ा होगा? 2 से तो बड़ा होगा ही। ठीक है ना, क्योंकि वो 2 के आगे ही है। -b/2a की वैल्यू 2 से बड़ी। और दो रूट्स होने चाहिए भैया, वो दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, तो रूट्स भी एग्जिस्ट करें, है ना। क्योंकि चर्चा तो तभी चल रही जब रूट्स भी एग्जिस्ट करें। पता पड़ा ग्राफ ऐसे बन रहा है, तो इसमें केस बेकार हो गया, क्योंकि नॉन रियल रूट्स हो गए। अब वो 2 से बड़े हो क्या हो भी नहीं हो, जब रूट्स ही नहीं है तो 2 से बड़े का क्या लेना देना। तो बच्चों यहाँ पे आपको स्पेशली इस कंडीशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा कि रूट्स पहले हो, यानी कि या तो वो इक्वल हो या डिस्टिंक्ट हो, यानी कि ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस केस में भी बच्चों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट 2 से बड़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होगा। और एक बात आपको यहाँ पे क्लियर करनी पड़ेगी कि मैंने आपको समझाया था कि ए पॉजिटिव है और 2 पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। तो a इंटू F2 का प्रोडक्ट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां पर चेक कर लो बच्चों, a नेगेटिव है और F2 पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो यहां पे भी बच्चों जब हम दो नेगेटिव क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। ले सकते हैं कि नहीं दोनों को कंबाइन करके? तो बच्चों दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दोनों केस के लिए एक कॉमन केस क्या बन गया है, वो आप मार्क कर लीजिए कि भैया दोनों केस का एक कॉमन केस ये है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये दोनों केसेस को कवर करेगा। क्या ये बात समझ समझ में आ गई? तो दैट मीन्स बच्चों कभी भी आपके पास लिखा हो कि दोनों रूट्स 2 से बड़े हैं, तो आप इसी को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर आपके पास क्या निकल करके आएगा वो आप लिखने की तैयारी करिए। ये निकल करके आएगा बच्चों, उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसको आप ऐसा करिएगा अपने आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप घर पे, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 6th क्वेश्चन का आंसर एक बार जरा सारे बच्चे सॉल्व करके कंफर्म भी करिएगा। आपका जो ए आएगा वो आएगा 25 से इंफिनिटी, ये निकल गया। ठीक है, तो आप इन तीनों केसेस को सॉल्व करेंगे उसी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी पहले थी, ये वाली। ठीक है, चलिए बच्चों आप समझ तो गए होंगे। फाइनली इतना पार्ट आप कंप्लीट करिए, फिर हम लोग इसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।